हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके अंदर किन किन चीज़ों को देख सकते हैं या हम उसमें क्या क्या चीज़ें पाते हैं। जब आप क्लास 9 या 10 में थे तब आपकी क्लास टीचर ने आपको एक्सपेरिमेंट कराया होगा अनियन पील के मदद से, और आपको ये दिखाने की कोशिश की होगी कि एक सेल एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो सपोज़ यहाँ पर भी अगर हम लोग अनियन पील को एज एन एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं और ट्राई करते हैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए, तो हम सबसे पहले उसमें कौन सा स्ट्रक्चर देख पाते हैं। जैसा हमने स्टडी किया था सेल की डिस्कवरी के बारे में, हम क्या देख पाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल की बाउंड्री को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। साथ ही साथ हम उसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भी देखते हैं। सेल के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भी हमें नज़र आता है और कुछ प्रोमिनेंट स्पॉट्स भी हमें उसके अंदर नज़र आते हैं। तो ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। और जो प्रोमिनेंट स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें सेल के अंदर दिखाई देते हैं ये क्या है, न्यूक्लियस। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बाउंड्री है ये हमारा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से हम एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में तो स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एक एक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर होता है हम उसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए हम सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आगे आगे हम देखेंगे कि सेल में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं और हर एक स्ट्रक्चर अपने में किस शेप का या किस साइज का होता है और वो कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन उस पर्टिकुलर सेल में निभाता है। चलिए सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूँ या सेल मेम्ब्रेन कहूँ तो वो एक ही बात होगी। तो आगे देखते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है। ये होता है थिन, ये डेलिकेट भी होता है और ये लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है और एक सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। अब ये सेल की मदद कैसे करता है, ये बेसिकली सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के पहले हम क्या करते हैं, चारों ओर बाउंड्री खड़ी करते हैं ताकि हमारा घर क्या रहे, चोरों उचक्कों से सुरक्षित रहे। उसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के प्रोटेक्शन को एनहांस करता है। यहाँ पर अब एक सवाल आएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो हमारे सेल का प्रोटेक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं उन सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब हर चीज़ को वो सेल के अंदर और बाहर जाने की परमिशन नहीं देता। वो सिर्फ उन चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देता है जो सेल को ज़रूरत है या जो सेल को नुकसान नहीं पहुंचाते, और उन्हीं चीज़ों को सेल से बाहर जाने देता है जिन्हें बाहर जाने की आवश्यकता है। और ये फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि उसे ये देखरेख करना है कि क्या सेल के अंदर आना चाहिए और क्या सेल के बाहर जाना चाहिए। अब क्योंकि हमने सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ा कि वो सेमी परमिएबल होता है, यानी कि सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देना और उसे सेल के बाहर जाने देने की देख रेख करता है, तो हमें ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी समझ में आना चाहिए कि किस प्रोसेस से ये मूवमेंट सेल के अंदर और बाहर होती है। तो सब्सटेंस का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल
क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, ये बेसिकली दो प्रोसेसेस से संभव हो पाता है। तो जो पहला प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आप लोग को समझा देती हूँ कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ गैसेस like carbon dioxide and oxygen from a region of higher concentration towards region of lower concentration। यानी कि यहाँ पे गैसेस की मूवमेंट जो हो रही है वो कैसे हो रही है, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सपोज कि यहाँ पे गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल है, तो अब ये हो गया हमारा हायर कंसंट्रेशन लेवल और ये हो गया हमारा लोअर कंसंट्रेशन लेवल। तो अब क्या होगा कि गैस जो कि हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में है ये डिफ्यूज आउट करेगा इन लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो गैस हमारा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किधर पास होगा, जहाँ पे कम गैस पहले से प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ गैस है। तो जब हम गैस का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। हमारा सेकेंड प्रोसेस है ऑस्मोसिस। हमेशा याद रखेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हम कैसे समझ सकते हैं डिफरेंस। डिफ्यूजन के केस में हम बात करते हैं पार्टिकल और गैसेस के बारे में, लेकिन ऑस्मोसिस में हम बात करते हैं वाटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो बात डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में लगभग एक ही है। हम एक ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि गैसेस, पार्टिकल्स या वाटर हमेशा किस ओर जा रहा है, फ्रॉम हायर टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर भी हम क्या समझ सकते हैं कि सपोज ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब हायर कंसंट्रेशन रीजन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार इसको जाना है जिधर हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कम है, लो है। तो हमेशा वाटर का मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो ऑस्मोसिस के केस में जब भी मूवमेंट होगा वाटर का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सेल होगा वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने अंदर वो पानी को जमा करेगा। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो उसकी बिहेवियर क्या होती है, या उन सॉल्यूशंस में सेल कैसा बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। आई होप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि ये क्या होता है। अगर भूल गए हैं तो मैं बता दूं कि जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होगा कि जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है, हायर है, और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो जैसा कि डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि जो सेल का एनवायरनमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि जिस सॉल्यूशन में, जिस
सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा है, इसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, लेकिन हमारे सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन में वाटर किधर की तरफ फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर बाहर से सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा, हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में सेल का बिहेवियर क्या होगा, वाटर जैसे ही फ्लो करना शुरू करेगा सेल के अंदर, सेल स्वेल करना शुरू कर जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट कम होगा लेकिन सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को प्लेस करते हैं, यानी कि हमारे सॉल्यूशन में वाटर का कंटेंट कम है, H2O is less in the solution, लेकिन जब हम अपने सेल की बात करते हैं तो इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, यानी कि ये हो गया सेल के अंदर है हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एनवायरनमेंट में यानी कि सॉल्यूशन में जिसमें सेल रखा हुआ है ये हो गया हमारा लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हो गया हमारा हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हो गया हमारा लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस कंडीशन में भी जो वाटर का मूवमेंट है वो तो कैसा होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस को मैच करें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जैसे जैसे सेल के अंदर से वाटर बाहर जाएगा हमारा सेल कैसा बिहेव करेगा, हमारा सेल श्रिंक होना शुरू कर जाएगा। लास्ट हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जिसमें वाटर कंटेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स के कंटेंट इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम सेल की बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वाटर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज सेम एज दैट इनसाइड द सेल। मतलब कि वाटर कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में होगा, वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो सेल के अंदर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल्स टू सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है और सॉल्यूशन में जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेम है। तो इस कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा सेल पर, सेल की साइज में कोई डिफरेंस नहीं देखी जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही एनवायरनमेंट में, चाहे हम सेल के अंदर के एनवायरनमेंट की बात करें या सेल के बाहर के एनवायरनमेंट की बात करें, दोनों में वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है। तो कहीं पे भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना ही लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इक्वल है, इसीलिए वाटर का मूवमेंट नहीं देखा जाएगा, और जो सेल साइज